अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले चाहूँगा, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा दो अहम इश्यूज़ पर बात हो रही है, एक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल कह लीजिए या अब हुकूमत इसे फ्रेमवर्क कह रही है, वो कह लीजिए, एक ये मामला है। दूसरा इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन कमीशन का मामला है। इस वक्त जो अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये मुजवज़ा जो बिल है इसको अपोजिशन काला कानून करार दे रही है। सहाफ़ती तंजीमें, हमारे सारे साथी इस सारे मामले पर अपना एहतजाज कर रहे हैं, अपोजिशन उनके एहतजाज में साथ शामिल हो रही है, लेकिन हुकूमत ये मानती है कि ये कतन काला कानून नहीं है। इसमें कुछ अहम नुकात हैं, उनके मुताबिक ये नुकात जो हैं ये प्रेस क्लब्स, मीडिया की तंजीमों के साथ भी शेयर किए गए, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, फ़ेक न्यूज़ का सारा मामला, तो फ़ेक न्यूज़ तो किसी भी चीज़ को करार दिया जा सकता है। और ये पहला मौका नहीं है कि ये हुकूमत इस तरह का कोई भी मामला कर रही है। माजी में हमने देखा कि जब नून लीग की हुकूमत थी तो वो भी एक साहब को बतौर चेयरमैन पैमरा लेकर आए जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जुर्माने किए, वजह कोई और बनाते थे और असल में जो लोग नाकिद थे या तनकीद कर रहे होते थे नून लीग की हुकूमत पे, उनको निशाना बनाया जाता था। फिर मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस भी वो देते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें भी वो दिखाते रहे, और उसके साथ साथ वो भी एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में थे, वो हो नहीं पाया। अब ये हुकूमत जो कि यकीन बड़ी हद तक रखती है कि हर चीज़ को क्रश किया जाए और हमारी बात हतमी हो, और बाय द वे चूँकि आज 15 सितंबर है तो जमहूरियत का भी आलमी दिन है। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बज़ाहिर किसी जगह पे हमें नज़र नहीं आ रही मुल्क में। ना जमहूरी हुकूमत के होते हुए जमहूरी रिवायात है, ना जमातें जो जमहूरी अपने आप को कहती हैं उनके अंदर जमहूरियत है। तो ये बुलडोज़ करना चाहते हैं बुनियादी तौर पे हर चीज़ को, और ऐसा ही मामला है। मैं आज के प्रोग्राम में ज़रूर चाहूँगा कि हम इस मामले पर बात करें कि ये मामला है क्या, क्यों कर इसकी ज़रूरत पेश आ रही है, पहले से मौजूद कवानीन काफ़ी क्यों नहीं है, और अपोजिशन क्यों इस सारे मामले में इस वक्त साथ दे रही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मामला है, इलेक्शन कमीशन के अपने एतराज़ात, वज़रा के इंतहाई सख्त बयानात, ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो रिवायत है वो यही है, जो तरीक़ाकार है वो यही है कि हम हर सूरत में 2023 के जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करवाएंगे, और यही बेहतरीन तरीका है। इस पर जो दो जो वज़रा हैं उनके बयानात के हवाले से नोटिस की बात है, और फिर साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि ये वज़रा नाअहल भी हो सकते हैं। तो अब तक का जो रवैया रहा है वो तो बड़ा वाज़ेह रहा है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन क्या ऐसा कोई बोल्ड स्टेप इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये लेंगे या नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ जो एक बात ख़ास तौर पर हुकूमती रहनुमा कंटोनमेंट के इलेक्शन के हवाले से कह रहे हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ ख़ुद को शिकस्त हुई उस पर सोचने के बजाय वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का झुकाव हमें अपोजिशन की तरफ नज़र आया। तो कह लीजिए कि जो बात है कि जब जब जो इलेक्शन में जिसको जहाँ शिकस्त होगी वो इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन के निज़ाम को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगा और नताइज को तस्लीम नहीं करेगा। ये सभी मुल्क की सियासी जमातों का एक रवैया। मैं चाहूँगा प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है। आमिर इलियास राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और अतर काज़मी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। आमिर इलियास राना साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा, और आज चूँकि ये भी बहुत अच्छा है कि सब सहाफ़ी प्रोग्राम में मौजूद हैं, बेहतर अंदाज में सर आप बता सकते हैं मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फ्रेमवर्क, इसकी ज़रूरत क्यों कराई, और ये किस तरफ मामलात को लेके जाना चाहते हैं, और उन्हें अफसोस है कि क्यों इसे काला कानून कहा जा रहा है। जिनका तब वह सफ़ेद हो, जिसे पंजाबी में कहते हैं कां चिट्टा हो, तो उनको आप कुछ भी कह सकते हैं। और जो हुक्मरान पीटीवी देखना शुरू कर दे तो समझ लें कि वो पब्लिक से फारिग है, और जो हुक्मरान सारे आज़ाद मीडिया को पीटीवी बनाना चाहे तो फिर भी सोच लें, क्योंकि उनकी तो हर कही बात उनके सामने आ रही है कि जब पेट्रोल बढ़ता है, डॉलर गिरता है तो चोर हुक्मरान होता है। अब हम तो नहीं कह रहे कि ये किसने कहा, जिसने कहा वो खुद सोच ले और देख ले। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस हुकूमत के जो लॉ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम फरूक नसीम है, वो इस लॉ के बुनियादी तौर पर मुखालिफ हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर को 2 हफ्ते पहले अपनी राय दे चुके हैं, और बड़ा खुला के कि ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और उन्होंने मिसाल भी दी कि ये काम ना पीपल्स पार्टी कर सकी और ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ कर सका, और आप इस तरह की सोच से भी दूर रहें। लेकिन वहाँ पे मौजूद फवाद चौधरी साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने डट के कहा कि ये बिल्कुल आएगा, इसको आना चाहिए, चूँकि ये मेरी मिनिस्ट्री का लॉ है। तो लॉ मिनिस्टर अपनी राय जी। तो अभी चूँकि भरपूर इस हुकूमत की
मीडिया की, अपोजिशन की। तो मेरे तो ख्याल में एक तो ये होगा कि इसको डिले तो करना ही पड़ेगा। और कुछ गुफ्तगू हो रही है, फैसल जावेद खान साहब ने भी कहा है, क्योंकि ये जो कहते हैं ना जी हमने नहीं दिया मुसवदा, भाई मुसवदा आपने खुद व्हाट्सएप किया, आपने लोगों को शेयर किया और कमेंट मांगे। जब आप कमेंट मांगते हैं और लोगों को बुलाते हैं तो वहां आप अपनी तकरीर करते हैं और सबको कह देते हैं कि जी आप अपनी गुफ्तगू हमें लिख के भेज दीजिएगा। भाई तो फिर बुलाते क्यों हैं आप, पूछते क्यों हैं? जिसके नतीजे में मीडिया ने धरना भी दिया। मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा। अतर काज़मी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा दूर बैठ के इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं, और जो रिजर्वेशंस हैं सहाफ़ती बरादरी की वो बड़ी हद तक इस सारे मामले में जायज़ हैं, आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो या अथॉरिटेरियन रजीम हो, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे खिलाफ कोई खबर ना लगे, मीडिया सब अच्छा की रिपोर्ट दे। तो ये इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हुकूमत की ये ख्वाहिश होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो मीडिया के हालात हैं, हमें उसके ऊपर भी नज़र डालनी पड़ेगी। ये जो कानून है इसके अंदर आप तब्दीलियाँ कर सकते हैं, इसमें कुछ मसाइल हो सकते हैं, इसलिए कि इसका जो फ्रेमवर्क है वो तकरीबन 7 सफ़ों का है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने भी पढ़ा है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं। इसलिए कि इसी मीडिया के अंदर मैं भी काम करता हूं, आप भी काम करते हैं। यहाँ पे जिस तरह आम सहाफ़ी का इस्तेसाल होता है वो भी आपको पता है, कितने कितने महीने यहाँ पे तनख्वाहें नहीं मिलती। अब उसका किधर जाए वो सहाफ़ी, वो आम कैमरामैन, वो एलई, वो PCR में काम करने वाला बंदा, वो किधर जाए, वो किसके पास जाए? इसलिए कि कोई उसके कहीं पे भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता। जिस दिन इदारे का दिल चाहता है वो 100 बंदों को निकाल देते हैं, 200 बंदों की तनख्वाह कम कर देते हैं। ये मीडिया इतना हम आज़ाद हैं कि हम 7 घंटे ISI के चीफ की तस्वीर तो लगा सकते हैं अपने चैनल पे, इसलिए कि हमें शक है कि इसने हमारे एक भाई के ऊपर हमला करवाया होगा। लेकिन जिनकी वजह से हमारे कैमरामैनों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिन मालिकान की वजह से किसी में जुर्रत है कि उस मालिक की तस्वीर लगा दे, उसके ऊपर एक प्रोग्राम कर दे कि इस मालिक ने 7 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से अपने वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दी, तो हमें तस्वीर के दोनों रुख देखने पड़ेंगे। ना हम हुकूमत के वकील बन सकते हैं, ना हम सेठों के वकील बन सकते हैं। हमने सहाफत की जो चीजें हैं, काज़मी साहब अभी इदारे चल रहे हैं, तनख्वाह मिलती है, ताखीर से मिलती है, मामलात हैं। मुझे तो बज़ाहिर, अगर आपने भी जिस तरह कहा, आपने ये मुसवदा पढ़ा है, मुझे तो अगर तो ये इदारे ही बंद कर देंगे तो फिर तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये तो ये मामला करना चाह रहे हैं, मुझे तो बज़ाहिर ये नज़र आ। राना साहब ने भी अभी कुछ ऐसी बात की, या ये PTV बना दें, और क्या चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, PTV बनाएंगे तो अपने ऊपर जुल्म करेंगे। देखें कि इतना बड़ा इदारा है और हुकूमत का पूरा बयानिया 3-4 यूट्यूबर्स चला रहे हैं। PTV जैसा अगर ये सबको नायल बना देंगे तो इनको खुद नुकसान होगा। तो ये मीडिया का, एक वाइब्रेंट मीडिया का होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर हमने इंडिया में काज़मी साहब ये अलमिया नहीं है कि 3-4 यूट्यूबर्स चला रहे हैं विद ज़ीरो कैलिबर, विद ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को बड़ा चैंपियन समझते हैं और हुकूमत भी उन्हीं को पसंद करती है, और उनको सिर्फ मिर्च मसाला लगाना आता है, या वो सिर्फ हुकूमत की तारीफ करते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा बड़े और क्रेडिबल सहाफ़ी हुकूमत की नज़र में बने हैं, और बाकी सहाफ़ियों का गला घोंट रहे हैं और बंद करने के चक्कर में ये खुद एक बहुत बड़ा अलमिया नहीं है काज़मी साहब? ये अलमिया है, पर हम इस नहज पे पहुंचे क्यों हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब हमने गैर जिम्मेदाराना सहाफत की नेशनल TV के ऊपर बैठ के, जब हम रोज जरदारी साहब की हुकूमत खत्म करके उठते थे, जब हम रोज मियां साहब के खिलाफ खूनी एहतसाब की खबरें दे के उठते थे, जब हम इमरान खान साहब के घर के हालात और हुकूमत के हालात खराब होने की खबरें दे के उठते थे, तो हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब हुई है। तो जो झूठी खबर है उससे जितना ज्यादा नुकसान हुकूमत को होता है, उससे ज्यादा नुकसान मुझे और आपको होता है। तो वो जो किरदार हैं जिन्होंने इसमें अपना अपना रोल प्ले किया, उसके ऊपर भी नजरसानी की जरूरत है, हमें अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब ये जो सेल्फ रेगुलेशन की बात होती है, 20 सालों के दौरान यहाँ पे सहाफियों का भी इस्तेसाल हुआ, यहाँ पे शुरफा की पगड़ियां भी उछाली गई, तो सेल्फ रेगुलेशन अगर होनी होती तो अब तक हो चुकी होती ना। तो सेल्फ रेगुलेशन अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए और कोई हल निकाल के हुकूमत को देना चाहिए कि जी भाई ये करो, खाली तनकीद करने के बजाय, या फिर हुकूमत वाला रवैया अपना लें कि हम भी लड़ाई शुरू कर दें हर किसी से। नहीं, हम उनको बताएं कि जी इस तरह इसमें बेहतरी आ सकती है। सिद्दीकी साहब, आप कैसे देखेंगे? फेक न्यूज़ की बात है, आप इस्लामाबाद में हैं, आप मुख्तलिफ हलकों से आपकी मुलाकातें होती हैं, यहाँ पे तो सिद्दीकी साहब अलमिया ये है कि ख़ुद सुबह बात कह के शाम को ये मुकर जाते हैं और उससे इनकारी हो जाते हैं।
अगर किसी सहाफ़ी बेचारे ने इन्हीं की बात कोट कर दी और ये शाम को मुकर गए और इन्होंने उसको फेक न्यूज़ का नाम दे दिया, फिर कितनों को आप जेलों में इस तरह डाल देंगे और क्या क्या करेंगे? अभी 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 ये बात हुई थी ना, ये मुसव्विदे वाली बात हुई थी कि खुद भेजा गया है, आप भी इत्तेफाक करते हैं, आप तक भी पहुंचा होगा, मुझ तक भी पहुंचा है, और फिर उसके बाद तो अपनी बात से मुकर जाते हैं, भरी महफिल में मुकर जाते, तो फिर फेक न्यूज़ क्या है? अभी सोशल मीडिया पर एक बात बहुत चल रही है सदर मुमलिकत के खिताब के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन फिर ये सवाल कर रहे थे कि क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, बहुत शुक्रिया। मैं अभी पैमरा से उठ के आ रहा हूँ। वहाँ पे कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन का इजलास था जो मरियम औरंगज़ेब चेयर कर रही थी। उनके साथ डॉक्टर नफीसा भी थी पीपल्स पार्टी जी जी, कमाल शौज़ेब थी, फ़ारूक हबीब साहब, PBA था, CPNE था, APN। उसका मैं अहवाल तो आपको बताता हूँ जो आपने सवाल पूछा है। पहले मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ एक बात शुरू करूँगा कि लाहौर में आजकल सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए आपको ट्रैफिक के चालान आ रहे हैं। किसी मोटरसाइकिल या गाड़ी को रोका जाए ना, जब उनका नंबर डाला जाता है तो कम से कम उनको 20-20 दफ़ा फ़ाइन हो चुका है। यानी कि हम लॉ ओबाइडिंग नेशन तो है ही नहीं, हम तो मादर पदर आज़ाद फिरना चाहते हैं। रेड लाइट जंप करने के कितने ही जो है वो चलान काटे गए हैं और अच्छे भले मोअज़्ज़िज़ लोग होते हैं जिन्होंने ये रेड लाइट जंप की होती है। तो सबसे पहले तो हम लॉ ओबाइडिंग नहीं, हम चाहते ही नहीं कि हमारे ऊपर कोई कानून लाया जाए, हमें किसी नेट में लाया जाए। बात ये हुई कि सब लोग बैठे थे, मरियम औरंगज़ेब भी उस दिन धरने में गई, उन्होंने कहा हम काला कानून नहीं मानते, कानून तो वो होता है जो बन जाए, वो तो बना ही नहीं अभी, तो आप कैसे कह सकती हैं काला कानून? मैं उसकी कोई फेवर में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बातों की बात कर रहा हूँ कि जी वो कह रही है काला कानून है, कानून तो अभी बना ही नहीं है। आप कैसी पार्लियामेंटेरियन है, आपको पता ही नहीं कि वो कानून है ही नहीं अभी, तो आप किस तरह उसके मुखालिफ जा सकती? फिर आप उस कमेटी सुने तो सही, उसके बनने का इंतजार करें। काला कानून नहीं मानते तो कानून बनने की तरफ ही जा रहा है ना, गवर्नमेंट इज विद एन इंटेंशन ऑफ कोई नहीं बनने की तरफ जा रहा है ना, तो आप कह रहे हैं कि हम बैठ के डिस्कस करेंगे। आप उस कमेटी की चेयरपर्सन है, ठीक है ना, जहाँ पे ये सारी डिस्कशन हो रही है, तो आप तो लोगों को बताएं कि भाई अभी डिस्कशन हो रही है, अभी कानून बना नहीं है। आज फ़ारूक हबीब ने कैटेगोरिकली कहा है कि ऑडियंस नहीं आ रहा, कैमरे के सामने का है, ठीक है। वहाँ पे आज ये बहुत अच्छी बात थी कि इन सबको इनवाइट किया गया था। PBA जो कि एक स्टेक होल्डर्स है, CPNE थी, APNE थी, एडिटर्स की तंजीम थी, PFUJ थे। होना यही चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि जो शुरू से एकदम शोर डालना शुरू कर दिया जी हम ये नया अपना बॉडी लेके आ रहे हैं। भाई नई बॉडी लाने की क्या ज़रूरत है आपको? आपके पास पैमरा मौजूद है, प्रेस एसोसिएशन है, दूसरे इदारे मौजूद हैं, आप उनको स्ट्रेंथन करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा इदारों को स्ट्रेंथन करने की बात की। तो भाई जो इदारे मौजूद हैं जिनमें एम्प्लॉइज़ इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या आप उनको निकाल के तो नए इदारे बनाएंगे? तो गलती उधर से भी है कि उधर से एकदम लट लेके नहीं आ जाना चाहिए कि हम ये कानून लेके आ रहे हैं। उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, आप पढ़ें ज़रा जो प्रपोजल है उसमें। अभी हमारे एक साथी ने वहाँ पे बोला, उन्होंने कहा जी अपने एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, एक कोर्ट है इस्लामाबाद में, अगर कोई कोयटा में किसी को मुलाजिम को आप निकाल देते हैं, सहाफ़ी को, तो उसको इस्लामाबाद आना पड़ेगा। जिसको तनख्वाह नहीं मिल रही, जिसको नौकरी से निकाल दिया, वो बेचारा इस्लामाबाद किसके पास आएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ कोर्ट्स के धक्के खाएगा? तो अगर हर जो कैपिटल के अंदर इस तरह के इदारे बना दिए जाएं जो कि वहीं पे बैठ के फैसले करें, तो ये एक अच्छा इक़दाम है। हमारे कई दोस्तों के साथियों के साल से उनको सैलरी अगर नहीं मिली, उनके कोर्ट में केसेस लगे 4-4, 5-5 साल हो गए हैं। अगर कोई ऐसा ट्रिब्यूनल बन जाता है जो 21 दिन में फैसला दे देता है, तो ये तो हमारे बेनिफिट में जाएगी ना। तो बात ये है कि हमें हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो गुफ्त शनीद की है। हम लड़ाई झगड़े धरने, एक दूसरे को गालम गलोच करना, बैठ के टेबल पे नहीं बात करते। दूसरी जंग अजीम जब ख़त्म हुई है, उसके बाद वो एक मेज़ पे बैठे हैं, उन्होंने मामला तय किया, और आज आप यूरोप को देखें कि वो किस तरह तरक्की कर रहा है। तो हमें लड़ना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए। जैसे आज की कमेटी में बातें हुई, बड़ी अच्छी सजेशंस हुई, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद थे, अपोजिशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, और साफ़ी तंजीमें भी मौजूद थी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप इनकार ना करें कि नहीं जी वो काला कानून है, नहीं, आप उसमें देखें कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, उसके ऊपर आप डिस्कशन करें, अपनी सजेशंस दें, आवाम के सामने लेके आए। मैंने कई लोगों से पूछा यार ये काला कानून क्या है, उन्हें कहा यार मैनू नहीं पता, वो बस कह रहे सन थे, मैं भी कह देता।
जब आपने किसी के कहने पे ही कह देना और खुद नहीं पढ़ना, या आप समझना नहीं है, समझने को तैयार ही नहीं है। सिद्दीकी साहब, अच्छी तो 2 बातें आपने गिनवा दी, बाकी मैलाफाइडी कहाँ नजर आ रहा है, उनकी कोई नीयत में फितूर कहाँ है, वो कौन सी चीजें हैं, देखिए आप ही बता दें। हाँ, मतलब उसमें कई चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर आप 4 मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट से ले लेते हैं, चेयरमैन भी आपका आ जाता है, तो वो फिर वन साइडेड स्टोरी हो जाएगी। फिर फेक न्यूज़ की बात आती है। फेक न्यूज़ की डेफिनेशन आप क्लियर कट बताएं, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल, यह आपने अपनी तरफ से नहीं बना लेनी कि इंटरनेशनली फेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, आप वो बताएं कि अगर कोई किसी ने खबर दी है कि जी अब वफाकी काबीना में तब्दीली आने वाली है और अगले इजलास में तब्दीली नहीं आती, तो ये फेक न्यूज़ नहीं कहलाएगी, क्योंकि आपने एक चीज़ को बिफोर टाइम आपने एलेबोरेट कर दिया। तो हो सकता है आपने यही तो सारा का सारा पॉइंट है ना, नहीं, लेकिन दूसरी तरफ सुनिए, इसकी आड़ में जुर्माने होंगे, चीजें होंगी, आप नहीं, इसके आड़ में नहीं। बात यह कि इस पे फिर वही मादर पदर आजाद खुला छोड़ दें। सोशल मीडिया के खिलाफ, आपके खिलाफ खबरें लगती हैं, अगर आप कोई ट्वीट कर दें, आपको गालम गलौज पड़ती है, हमें पड़ती है, आमिर साहब को पड़ती होगी, अतर को पड़ती हैं, तो उसका कोई सद्देबाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिफेमेशन है, आपने फोटोशॉप करके किसी की तस्वीर लगा दी है। और एक आखिरी अगर कहने की इजाज़त दे दें, इंडिया ने जिस तरह अभी इतनी बड़ी वो फेक न्यूज़ चलाई है कि पंजशेर में पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा लड़ते हुए गिर गया और उन्होंने तबाह कर दिया नॉर्दर्न अलायंस ने, तो क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? इस तरह की न्यूज़ का क्या सद्देबाब नहीं होना चाहिए? तो हमें दोनों साइडों पर देखना पड़ेगा। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सारा साहब, दोनों साइडों पे देखना पड़ेगा या सिर्फ एक ही साइड को इस वक्त देखें? जो अतर साहब ने और नसीम साहब ने बात कही वो बिल्कुल एक जाविया ज़रूर है, और हर चीज़ में सभी कुछ बुरा नहीं होता। यकीनन कुछ बातें तो ठीक रखी जाएंगी इस आड़ में कि सहाफ़ी कन्विंस्ड हों इससे और फिर हम अपना काम आगे करें। मुझे वो अच्छी चीज़ें कम और उसमें जो मामलात में कंट्रोल करना, जुर्माने करना, अपनी नापसंदीदा लोगों को बंद करना, ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव चीज़ें शायद एक आधी हों। देखें, बड़ी तफसील से हमारे साथियों ने गुफ्तगू की। बात यह है कि कोई भी झूठी खबर का मुतामिल नहीं हो सकता, और साफ़ी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और पहली बात यह है कि क्या फेक न्यूज़ सिर्फ साफ़ी देते हैं? साफ़ी तो देने की कोशिश भी नहीं कर सकता। फवाद चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले कुछ दोस्त को लाए थे अपने ऑफिस में, और फिर वहाँ बात हुई, तो मैंने उनसे सिर्फ यही सवाल पूछा था कि फेक न्यूज़ अगर वफाकी वज़ीर दे रहे होंगे उसका क्या होगा, तो वो उसका जवाब नहीं दे सक रहे थे। बड़ी क्लियरिटी से बात है। अभी कादमी साहब कह रहे थे, सदर साहब ने कहा सोशल मीडिया का, या आपने जिक्र किया था। सर जी, मैंने बात तो बिल्कुल देखे ना, जब सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट में आके, ये वही वज़ीर ख़जाना हैं जिन्होंने ओथ लिया सदर मुमलिकत से, आ गए ये यहाँ पे बाई नोटिफिकेशन आ गए, और वो नोटिफिकेशन से चंद दिन पहले कह रहे थे कि बिल्कुल तबाह हो गई है मईशत, और अब वो बिल्कुल अच्छी हो गई है। ये एहतसाब जहाँ से भी शुरू करना है वो बिला इम्तियाज होना चाहिए। वो सहाफ़ी गलत खबर देता है, रगड़ दें आप उसे, लेकिन पहले सिस्टम में क्लैरिटी लाएं कि हम किसी के खिलाफ और किसी के हक में कानून नहीं ला रहे। आपने जो मुसवदा चोरी छुपे शेयर किया और बाद में मुकरे, आपने फेक न्यूज़ शेयर की, आप सच्चे दिल से आते कि जी मैं पार्लियामेंट में ला रहा हूँ ये बात, ये हम लाए हैं, अभी हम इस पे कानून साजी नहीं करना चाहते, इस पे लोगों से हम बहस चाहते हैं, हम वेबसाइट पे दे रहे हैं इसे, लोग इस पे राय दें अपनी जी, फिर ये बिल्कुल मुतनाज़ ना हो। लेकिन जब आप बुला के भी लोगों को बात नहीं सुनने के लिए तैयार कि नहीं आप भिजवा दें, आप बता दें हमने तो आपसे शेयर किया है। अच्छा, मेंबर्स की पावर आप हाई कोर्ट के बराबर अपीलेट बेंच की दे रहे हैं, लगा कौन रहा है जी? हुकूमत कि जी हम मशवरा करेंगे। अब आपने पॉकेट्स यूनियन ढूंढनी शुरू कर दी। मैं किसी को नहीं कह रहा कि फलां सच्चा है और फलां झूठा है, लेकिन जब गवर्नमेंट इस तरह का काम करती है तो फिर एक चोर नजर आता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो इनको ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बल्कि सबको ले आए, ओपन लाएं। मैं तो कई दफा कह चुका हुआ हूँ कि जैसे जज की अपॉइंटमेंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चंद लोगों की मौजूदगी में जजेस अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों से राय लेनी चाहिए कि ये मोहतरम कब बिके थे,
जिनका नाम फलां अदालत के लिए आ रहा है, बतौर वकील, बतौर जज इनकी शिकायत थी और वो पेंडिंग पड़ी है। अगर किसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनका फैसला नहीं किया तो वो लोगों को पब्लिक करना चाहिए और जवाबदेह हों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कि जी इनके फैसले जब लोगों ने दरखास्तें दी थी, क्योंकि एक ये नजर आता है कि जजों की दरखास्तें जजों के खिलाफ आती हैं, झूठी भी आती हैं, जिसके खिलाफ फैसला होता है सच्ची भी होती हैं, लेकिन वो रख ली जाती हैं। जब किसी को दबाना होता है तो फिर उसका नाम ले लिया जाता है कि जी ये तो देखें ना आपकी प्रमोशन रह गई क्योंकि आपके खिलाफ इतनी दरखास्तें पेंडिंग है, आपने बात मानी नहीं थी। तो क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ जजों की भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और जब आप साफियों को किसी निज़ाम में ला रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा जी आप निज़ाम में ना लाएं, आप सिर्फ तो चाहे वो मालकान हो चाहे वो वर्किंग जर्नलिस्ट हो, सबको ओपन करें, सबके सामने चीज़ें लाएं। आपको जल्दी भी नहीं होनी चाहिए और आपको कॉल भी नहीं देनी चाहिए। नतीजा ये है ना कि अब आप जो हमारे दोस्त सदीकी साहब अभी मीटिंग अटेंड करके आए हैं, मुझे ये बताएं कि ये क्या गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे मीटिंग हुई है? नहीं, स्टैंडिंग कमेटी ने भी आज खुद बनाया और सब कमेटी स्टैंडिंग कमेटी ने बनाई। अब ये वजीर भाग भाग के आ रहे हैं कि नहीं हम ऑर्डिनेंस भी नहीं लाएंगे। ये मीडिया का वो प्रेशर है जो अब आ चुका हुआ है, ये अवाम की अपोजिशन की जो जमातें हैं, ये प्रेशर है जिस पे वजीर अब ये गारंटियां करते फिर रहे हैं। कानून बनाए जी, आपको कौन कहता है ना बनाए? आप सहल कर दें, 7 इदारों की जगह आप एक इदारा करें। वहां के मुलाजमीन जो हैं उनकी भी आपको दादरसी करनी है। अब आपको क्यों टकने लग गया पैमरा के जी उनके 600 मुलाजिम और अरबों रुपए के खर्चे हैं? आपने 3 साल आपने भी तो मजे उन्हीं से किए हैं, आपने उन्हीं से एडवाइसेस किए हैं। मुझे देख ले नैब की रोज प्रेस रिलीज इशू होती है और वो सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला देता है और पैमरा साथ लेटर लिख देता है कि जी ये देखें नैब ने फलां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लिखा है, आप इस पर बात नहीं कर सकते। कोई तरीकाकार है? इसमें तमाम इदारों को लाना चाहिए, जो हुकूमती इदारे हों, स्टैट्यूटरी बॉडीज हों, कि जो झूठ बोलेगा वो सब इसमें आएंगे, सिर्फ साफी नहीं आएंगे। लिहाजा सबके स्टेक्स होंगे उसमें, सब जो झूठी बात करेंगे, चाहे वो सरकारी इदारे हों चाहे वो निजी इदारे मीडिया के हों, जहां वो राय आमा को मुतासिर कर रहे हैं, वहां पे आप केस लाने के लिए इतने पावरफुल लाएं लोगों को कि फिर कोई क्वेश्चन ना उठे। और हमारे यहाँ मिल जाते हैं। हाँ, बाद में जरूर है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एक इशू बन गया है कि जिसको आप मोहब्बत से लाए, चाह से लाए, और फिर जब उसने सच का साथ दिया तो फिर आपको वो बुरा लगने लगा, आप प्रैक्टिकली उसे कहने लगे रिजाइन करें। फिर फवाद साहब ने कल जो कहा कि जी मैंने तो पर्सनैलिटीज की बात की है, मैंने तो इदारे की नहीं बात की, हालांकि उन्होंने इदारे पे बाकायदा नाम रख के कहा था कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसी को मिसाल बना के ये ले चलें किसी बॉडीज पे कि जी आप पहले अपना सच और झूठ क्लियर करा लें, फिर साफियों का भी करा लें। राइटली सेड राना साहब, बड़े तफसील से और आपने चीज़ें बहुत वाज़े कर दी। अब बात जो आगे बढ़ते हुए आती है काज़मी साहब, वो आती है कि कोई भी जो कानून बने उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों, डायलॉग हो, सबके तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस किए जाएँ और उसके बाद वो कोई कानून हतमी शक्ल इख्तियार करे। अब यहाँ पर आप ये समझते हैं कि आया इस गवर्नमेंट की ये कैपेसिटी है टू इंगेज समवन इन डायलॉग, या बातचीत के ज़रिए मसलों को हल करना, या सबको साथ लेकर चलना? क्योंकि 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो इनका ऑर्डिनेंस ये कहानी बताता है। देखें, आप कोई भी जो सियासी गवर्नमेंट होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बातचीत से मसाइल को हल करते हैं। चाहे मौजूदा हुकूमत हो या इससे पिछली हुकूमत हो, हमने ये देखा है कि अक्सर ये कमी महसूस होती है कि चाहे वो पार्लियामान का फ्लोर हो या किसी और जगह पे हो, ये एंगेज नहीं करते एक दूसरे के साथ और उसकी वजह से ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। जहाँ तक ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान की एक रवायत है। अगर आप 90s में चले जाएँ, जिस वक्त रज़ा रुबानी साहब वज़ीर कानून थे, औसतन साल के 100 ऑर्डिनेंस आते थे और आज वही लोग बातें कर रहे हैं कि जी ऑर्डिनेंस आ गया। तो हमें पूरी अपनी वो देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हर हुकूमत बिहेव करती थी। दूसरी बात ये है कि जब हम सच और झूठ की बात करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जी जो ब्यूरोक्रेट कह रहा है और जो अरसलान खालिद टीवी के ऊपर बैठ के कह रहा है उसका एक वजन है। भाई आप प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, आप जो खबर देते हैं वो डिफरेंट चीज होती है, जो एक सियासतदान बयान देता है वो डिफरेंट चीज होती है। अगर आप बरतानिया की मिसाल ले लें, बरतानवी जो पार्लियामान के लोग हैं उनको प्रिविलेज हासिल है कि वो बेशक पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कह दें कि चांद जो है वो नीला नहीं है, पीला है या सफेद है या सुर्ख है, वो जो मर्जी बयान दे दें, उनको कोई नहीं पूछ सकता, ये उनकी प्रिविलेज है। तो सियासतदान तो कुछ भी बयान दे देंगे ना। अब हम सहाफी ये कहना शुरू हो जाएंगे जी दूसरे झूठ बोलते हैं तो हमें भी झूठ बोलने की इजाजत होनी चाहिए। साहब हम खबर की बात कर रहे थे कि खबर काज़मी साहब हम उनसे लेते हैं और अगर वही बात करके मुकर जाएंगे और हमें फेक न्यूज़ का फिर लेबल हम पे लगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे?
मैं जरा एक सेकंड, राना साहब भी इस पे ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, उनकी जरा राय लें। को भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट में बयान दिए हुए वजीर आजम को कटहरे में भी लाके खड़ा किया जाता है कि आपने वहां क्यों बयान दिया। ये प्रिविलेजेस हैं, यहाँ के मसाइल और हवाले और हैं। आप इस बहस में चलेंगे, हम इस पे बहस कर सकते हैं। आप हम पे कानून ला रहे हैं, हम कह रहे हैं लाएं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पे ला रहे हैं तो दूसरों को भी लाएं, नहीं। जब आप फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट फेक न्यूज नहीं देता, बिल्कुल फेक न्यूज। ये आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने, सुप्रीम कोर्ट वाले ने परसों क्या बयान दिया था कि अगर कल को मुनीब अख्तर यूट्यूबर हो जाए तो वो साफी हो जाएगा। ये घुसपैठियों के बारे में बात हो रही है, जो जर्नलिज्म के लिबादे में रिटायरमेंटों की जिंदगियां गुजार के और जर्नलिस्ट बनने के चक्कर में आते हैं, प्लाट लेते हैं, कहानियां बनाने आते हैं। ये बात उनके लिए हो रही है। साफी कभी खबर गलती हो, इदारा भी माफी मांगता है, लिख के भी कहता है, स्क्रीन पे भी चलाता है, जी जी, क्योंकि वो नहीं मुतामिल हो सकता इस झूठी सहाफत का। ये बेसिक सोशल मीडिया के जरिए झूठ और सच को एक नया रंग दिया जा रहा है। कहानी उस पे आएगी तो बात बनेगी। काज़मी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं इस पे देखिए इतना से कहना चाहूंगा कि देखिए सहाफ़ी का ये काम होता है कि जब उसके पास कोई खबर आती है, वो अपनी सहाफ़ती जो तालीम है, सहाफ़ती ट्रेनिंग है, उसको यूज करता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी 1.5-2 साल से मैं पाकिस्तान में जॉब कर रहा था। रोज मुझे मुख्तलिफ मशकूक कैरेक्टर्स 35 खबरें देते थे कि मुल्क में ये होने लगा, वो होने लगा, ये होने लगा, पर मैं अपनी सहाफ़ती ट्रेनिंग यूज करता था और मुझे पता था कि मैंने फिल्टर करके आगे खबर क्या देनी है। यहाँ पे इधर से खबर आती है और एक साहब टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी जरदारी साहब की हुकूमत सुबह खत्म हो जाएगी। अब ये फिर वो ये कहें जी ये मेरी खबर तो नहीं है, मुझे उसने दी है। भाई ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको सहाफी अगर आप खुद को कहते हैं तो फिर ये आपका फर्ज है कि आप फिल्टर करके दें। दूसरी बात, सच बोलने से, एक मिनट में अपनी बात मुकम्मल करते हैं। जी जी, मैं एक बात मुकम्मल कर लूं, आप प्लीज जरूर भी बताइएगा। दूसरी बात यह है कि सच बोलने पे कौन जो है, सच्ची खबर देने पे कौन जो है वो सहाफी को कुछ कह सकता है। आज अगर हम कहें कि डॉलर सबसे ज्यादा महंगा है, LNG महंगी है, बिजली महंगी है, इनकी गवर्नेंस नाकाम हो गई है, ले जाइए मुझे अदालत में, ये सारी चीजें सच हैं, ये साबित करके दिखाएं कि जी मैंने झूठ बोला है, तो सच तो हम बोल सकते हैं, इनके ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे ये बैठ के कह दूं कि इमरान खान की शादी के हालात खराब हैं, तो फिर जो है वो फिर मुझसे पूछेंगे ना कि आप साबित करो कि तुमने ये बात किस तरह की है। तो ये हमें खुद भी कुछ सोचना चाहिए ना। पॉइंट टेकन जी। ब्रेक की जाने बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर मैं नसीम सिद्दीकी साहब का इस पर जवाब लेकर मामले को कंक्लूड करते हुए फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाऊंगा। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सिद्दीकी साहब ज़रा कंक्लूड करते हैं अब इस सारे मामले को। बात जो अत्तर काज़मी साहब कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है, जो आपने की वो भी दुरुस्त है, जो राना साहब ने की वो भी दुरुस्त है। सवाल सारे के सारे मामले पे सर एक है कि फेक न्यूज़ या किसी और चीज़ की आड़ में निशाना ना बनाया जाए। और उस पर जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये कि जब अपने बयानात आप दे के मुकर जाएंगे फिर आप सहाफ़ी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। बिल्कुल आपने सही बात की। मैं पहले अपना राना साहब ने जिस तरह बात की थी ना, सहाफ़ी गलत खबर देगा। मैं ब्यूरो चीफ़ हूँ, आमिर इलियास राना साहब ब्यूरो चीफ़ है। हमारा कोई रिपोर्टर गलत खबर दे के तो दिखाए ज़रा, हम उसकी ऐसी तैसी फेर देंगे। और अगर मैं आगे गलत खबर पहुँचाऊँगा या आमिर पहुँचाएगा तो हमारा डायरेक्टर न्यूज़ हमारी उसी वक्त ऐसी तैसी फेर देगा। तो ये तो भूलनी है कि जो प्रॉपर सहाफ़ी फील्ड में काम कर रहा है वो कोई रोज़ जाली खबरें छाप छाप के देता जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी जगह पैमरा की बात हुई, कहा कि पैमरा पे तो जी 4 अरब खर्चा आ जाता है। तो फिर वहाँ पे सवाल पूछा गया कि पैमरा कमा के क्या देता है, तो उन्होंने कहा जी 3.25 अरब रुपए वो कमा के भी देता है। तो फिर तो वो अगर खर्चे की आप बात करेंगे तो ये भी फेक न्यूज़ हो गई ना कि आप कह रहे हैं जी वो उन इदारों के खर्चे बढ़े, वो इदारे तो अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, तो फिर ये भी फेक न्यूज़ में आएगा। लेकिन बात यही है कि जब कोई ट्रैफिक के कवानीन बनने लगते हैं तो वो कोई मोटरसाइकिल रिक्शे वाले को, बस वाले को बुला के नहीं पूछा जाता कि भाई हम ये बनाने लगे। ये सिद्दीकी साहब दिस इज इंटरेस्टिंग। जब हम ये सारी बात करते हैं अभी तक तो हम कौन सहाफ़ी है कौन नहीं यही नहीं पूरी तरह आइडेंटिफाई कर पाए।
देखें ना, ये सबसे जो अभी इम्पोर्टेंट बात है राणा साहब ने भी की कि बहुत सारे जो सहाफियों का लिबादा उड़ के बैठे हुए हैं या यूट्यूबर होने या नहीं, मैं तो किसी यूट्यूबर को नहीं, अपने आप को सहाफी करार देते हैं और हुकूमत उन्हें कंसीडर करती है और बुलाती है। किसी को कैटेगराइज तो पहले तो सहाफी की डेफिनेशन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कभी किसी डॉक्टर को जो है वो पुलिस ऑफिसर देखा? आपने देखा होगा, उनके नाम के साथ डॉक्टर लिखा होता है, उनकी पढ़ाई MBBS की होती है, लेकिन फिर वो अपना सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे के सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। कई आपको रिटायर्ड फौजी जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, कैप्टन साहब जो है वो IG पंजाब लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कोई फील्ड चेंज करना, कैटेगराइज करना, ये हम नहीं कह सकते कि जी मैंने क्योंकि मास्टर्स किया हुआ है सहाफ़त के अंदर तो मैं ही सहाफ़ी हूँ। अगर कोई यूट्यूबर आया है और वो कोई अच्छी खबरें दे रहा है, सोशल मीडिया का दौर है पूरी दुनिया में, आप देखें कि वो जब काले का वाक़या हुआ था वहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका में, उसकी जो खबर है वो तो एक ट्विटर पे किसी ने फुटेज डाली थी और उस फुटेज के बाद आप देखें कि पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया था। तो सोशल मीडिया की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। बात आपने ये देखनी है कि कौन सही बात कर रहे हैं, कौन गलत कर रहे हैं। कई दूसरे पेशे के लोग जो है वो सहाफ़त में आए हुए, सहाफ़ी जो है वो कई दूसरे पेशों में गए हुए, कोई पैमरा का चेयरमैन लग जाता है, कोई सफ़ीर लग जाता है कहीं पे। तो ये पेशा तब्दील करना, ये इस पर हम कोई कदगन नहीं लगा सकते। हमने ये देखना है कि बात कौन कर रहा है और क्या बात। जरा मैं क्विकली राय, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और यही रवैया है वहाँ भी, राना साहब वक्त कम है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये कहते हैं जी जो मर्जी हो जाए, ऐसी की तैसी इलेक्शन कमीशन की आग लगा देने तक की भी बातें ये करते हैं, लेकिन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारी बिल्कुल दुरुस्त है, ये K2 पे भी चलेगी। राना साहब फिर एतराज़ क्यों कर? नहीं, जाहिर है कि जो आपने कह दिया फिर तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप तो कहते थे कि इसाकदार ने रुपया भी ज़बरदस्ती रोका हुआ था और मसनूई कीमत थी डॉलर की, तो आज आपने सच्ची कीमत दी। आज ही हमारे यहाँ शहबाज राना ने खबर भी दी कि 1.2 अरब डॉलर जो है ये 2 महीने में डाल चुके हैं मार्केट में। जो कहते थे डाल डालता था तो सब चीज़ें ठीक रहती थी, आम आदमी की रसाई रहती थी कीमतों तक और अशिया तक मुनासिब थी। अब आपने एक सोचा है, जैसे ये PMDA सोचा है आपने, एक EVM सोची है, फिर उसके ऊपर आप बयानात में सीखपा क्यों होते हैं? आप पे एतराज़ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई बयान नहीं जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की कमेटी को एक रिपोर्ट पेश कर दी है कि जी ये हमारी तजावीज़ हैं, ये हमें एतराज़ात हैं, आपको वहीं पे जवाब देना चाहिए उसका। अच्छा, कमेटी की रिपोर्ट्स हमेशा से मीडिया में आती हैं, कोई वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, बल्कि इन कैमरा की सब चीज़ें आ जाती हैं। जो स्पीकर हज़फ करता है वो भी आ जाती है और साथ लिख देते हैं हज़फ कर दिया। तो जनाब थोड़ा सा ठंडा सोचें, आप जल्दी में ना जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें हमने जायजे में ली हैं कि इसके अंदर ये कबातें आ सकती हैं, इसको टाइम टेस्टेड होना चाहिए, इसको ट्राई करना चाहिए पहले ज़िमनी इलेक्शन में फलां जगह पे। ये नहीं होना चाहिए कि जो बात नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि लठ लेके फिर आप उसकी दाद पे चढ़ पड़े। आपने चूंकि मेरी बात नहीं मानी और नहीं सुनी, लिहाजा अब आप उसको जवाब दें। ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज के लिए टाइम फ्रेम बनाना होगा। जहां मशीनें, ये भी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी ठीक बनाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का शफाफ इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। आप देखें गवर्नमेंट ने कितना जोर लगाया था इलेक्शन कमीशन पे कि जी आप फौरन जाएं और ओपन सेट का बैलेट, सुप्रीम कोर्ट की आधा फैसला आया था जो उसके ऊपर भी इन्होंने कहा नहीं फैसला हमारे हक में आया, लेकिन जब डिटेल जजमेंट आई तो पता लगा कि सीक्रेट बैलेट की सैंक्टिटी आइन के अंदर मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन भी उसी तरह एक इदारा है जैसे सब इदारे बने हैं। अगर वो ये समझते हैं कि उनके आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन के कराने के किरदार में किसी भी वजह से रुकावट आती है तो ठीक है, वो अपना चैलेंज भी करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पंजाब में इदारे बिल्कुल गलत तोड़े गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया उस फैसले को। बिल्कुल सही। ऐसे नहीं कह सकते वो इदारा मुसलसल फैसले दे रहा है जिसको कोर्ट अपहेल्ड कर रही है, आप उसको सिर्फ जाके धमकी लगा दें और वो मान जाएगा। राना साहब पॉइंट आ गया, मैं जरा वक्त कम है, आगे बढ़ूंगा। अतर काज़मी साहब की राय ले लूँ इस सारे मामले पर। काज़मी साहब आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को, और फिर जिस तरह से हेड ऑन इन्होंने लिया हुआ इलेक्शन कमीशन को वज़रा ने, ये क्या रवैया है? देखें, जितने भी इलेक्शंस होते हैं आपको भी पता है कि हमेशा हर जमात कहती है जी धांधली होगी, तो कुछ ना कुछ तो करना है। अगेन वही बात जिस तरह पहले भी बात हुई कि सबको मिल बैठ के बात करना पड़ेगी, लेकिन 72 साल 70 साल तो पहले गुजर गए और कितना हम इंतजार करेंगे। सेनेट के इलेक्शंस की बात हुई, सेनेट के इलेक्शंस के दौरान फिर जिस किस्म की वीडियोज आई, जिस तरह करोड़ों रुपए दे के वोट खरीदे गए, और ये इलेक्शन कमीशन उस वक्त बिल्कुल सोया रहा, ना इन्होंने कोई एक्शन लिया, ना कोई इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की। मरियम बीबी और मौलाना
साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर आके किस तरह की बातें करके गए, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आराम से सोया रहा। और ईवीएम के हवाले से इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पहले ही ट्वीट कर दी एक साहब की वीडियो जिसमें लिखा था कि ईवीएम महंगा फ्रॉड। ठीक है, ये पहले उन्होंने ट्वीट कर दी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इलेक्शन कमीशन ने। तो इस और जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो फिर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि अब हमने हुकूमत से कहा है कि अगले हफ्ते हमें इस हवाले से ब्रीफिंग दें। भाई आपने ब्रीफिंग भी नहीं ली और आप इस तरह की ट्वीट्स वहां पे शेयर कर रहे हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से, तो ये शो करता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना जहन बना लिया है और इस वक्त वो एक तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी बना हुआ है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं उनका ये काम नहीं है कि वो इस तरह की बयानबाजी करें, इसलिए कि उनके ऊपर तो हर कोई इल्जाम लगाता है। मौलाना भी इल्जाम लगाते हैं जो कहते हैं कि जी सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड का यही मतलब है ना कि राइट। काजी साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं सिद्दीकी साहब वेरी क्विकली, अगर एक इदारा खुद मुख्तार है और अपनी खुद मुख्तारी शो करे तो वो अपोजिशन का बना हुआ है हिमायती, और अगर वो ना करे सब माने तो अपोजिशन उस पर चढ़ पड़े। बात ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर सियासी भर्तियां होंगी ना, सियासी लोगों को इदारों के सरबराह ला के बनाएंगे तो कोई भी इदारों की कदर नहीं करेगा। वो अपना नैब के चेयरमैन जो है उनको कौन लेके आया था? पीपल्स पार्टी और नून लीग। जब उनके खिलाफ फैसले आने शुरू हुए तो उन्होंने उनको कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू कर दिया। अब आप जो इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप खुद उनको लेके आए हैं, लेकिन अब आपको महसूस हो रहा है कि उनके फैसले, उनकी बातें जो है मतनाज़ा है और इदारे भी ऐसी हरकतें करते हैं, चीज़ों को सामने लेके आते हैं। आप इदारे हैं, आप इदारे के सरबराह हैं, लेकिन पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म सुप्रीम होते हैं। लेकिन आपकी बातों से अगर अंदाज़ा लगना शुरू हो जाए, जिस तरह अतर काज़मी ने बताया है कि अगर मौलाना साहब और मरियम आके तकरीर कर जाते हैं और आपको बुरा भला बोल जाते हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, दूसरे के खिलाफ एक्शन लेंगे तो वो डेफिनेटली एतराज़ करेगा कि भाई आप मेरे पे तो एतराज़ करें, दूसरा आपको गालम गलोच कर गया आपने कोई वहाँ पे, तो ये खुद मतनाज़ा बनाते हैं। आप इदारा हैं, आपको एक इदारे के सरबराह के तौर पर रहना चाहिए और इतनी जल्दी कोई जजमेंट नहीं देनी चाहिए। ये आप ही जो इलेक्शन कराते हैं उसी के बारे में अपोजिशन जो है वो आप पे जानिबदारी का इल्ज़ाम वो भी आपके ऊपर लगाते हैं। बिल्कुल, ऐसे नहीं कि उनके हाथ टोटल धुले हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। इत्तफाक़ राय, गुफ्तगू से मामलात का हल निकालना, इसकी हमें ज़रूरत है हर सतह पर, और इसी की कमी 72 साल में रही है और यही हम आज भी देख रहे हैं। जब तक ये मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक बेहतर कवानीन नहीं बनेंगे, सबकी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी और मामलात बेहतर नहीं होंगे। हम उम्मीद करते हैं ऐसा जल्द अज जल्द मुमकिन हो। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।